संस्कृत जिज्ञासुओं, आज हम चर्चा करेंगे इणित प्रत्यय के संदर्भ में कृत्य प्रक्रिया प्रत्यय के प्रकरणों पर विशेष विमर्श करने के क्रम में हमने पहले 4 प्रत्ययों को देखा है। कृत प्रत्यय के प्रकरण के अंतर्गत कृत्य प्रक्रिया के प्रत्यय पढ़ाए जाते हैं। उनमें 7 प्रत्ययों की परिगणना यद्यपि की गई है, किंतु लोक में विशेष रूप से 5 प्रत्ययों का ही प्रचलन है और 5 में 4 प्रत्यय पहले बताए जा चुके हैं। तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। याद है सामने इणित प्रत्यय कृत्य प्रक्रिया कृत प्रत्यय प्रकरण ये लिखा गया है। तो आज का प्रत्यय इणित प्रत्यय। इणित प्रत्यय की क्या कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यहाँ अनुक्रम में स्टार वाइज लिख दिया गया है। देख लें। पहला है यह शेष रहता है, माने णित में णकार की और तकार की संज्ञा हो जाती है। ण की चुटु सूत्र से और तकार की हलंतिम सूत्र से संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप से दोनों का ही लोप हो जाता है। यह शेष रहता है। यह प्रत्यय योग्यता या चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त है, क्योंकि योग्यता या चाहिए अर्थ में ही सारे प्रत्यय जो कृत प्रक्रिया के हैं वे प्रयुक्त होते हैं। उनकी संख्या 7 है, ये बात पहले बताई जा चुकी है। तव्यम च तव्यतं चैवा नियर केलिमरो तथा यतम क्यपम ण्यतम चापि कृत्यान सप्त प्रचक्षते। तो इसलिए योग्यता या चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य, या तो भाववाच्य में इनका प्रयोग रहेगा या फिर क्रियावाच्य में, माने कर्तवाच्य में इनका प्रयोग नहीं दिखाई पड़ेगा। री वर्णांत धातु और हलंत धातुओं के बाद णित प्रत्यय लगाया जाता है कर्मवाच्य और भाववाच्य के अर्थ में। अगर धातु के अंत में री है या हल है, हल में व्यंजन, यदि कोई व्यंजन है या री है धातुओं में, और तो उनके बाद णित प्रत्यय लगाया जा सकता है। यही एक सूत्र है इसका, री हल णित, ये लिख दिया गया है। जो अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 124वां सूत्र है। री हल णित ये कहता है री के बाद या हल के बाद णित प्रत्यय लगाया जाए। तो री हल णित इस सूत्र के द्वारा ऋकारांत धातु या हलंत धातु से णित प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में हो, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। और क्या क्या होता है, ये आदि अच की वृद्धि होती है। चूंकि णित यहाँ ण की संज्ञा की गई है, जहां पर इय या णित माने जहां पर इय या ण की संज्ञा होती है, वहां पर संबंधित धातु में आदि अच की वृद्धि होती है, पहले स्वर की वृद्धि होती है। अचोंडितीय सूत्र कहता है ईत या णित माने इया या ण की इत संज्ञा यदि कहीं हुई हो और उसका लोप हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आदि अच की वृद्धि हो जाती है। तो अचोंडित सूत्र ये कहता है, जो अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 115वां सूत्र है। इसी प्रकार से चजोह कु घृणियुतोह माने च और ज के स्थान पर कु माने कवर्ग अर्थात क और ग आदेश हो जाता है। घृणयतोह माने घित या णित स्थित दिखाई पड़ रही हो तो यहाँ पर घ की संज्ञा तो नहीं है, लेकिन ण की संज्ञा है। इसलिए णित होने के कारण यहाँ च और ज के स्थान पर क्रमशः क और ग आदेश हो जाएगा। तो इसलिए चजोह कु घृणयतोह सूत्र ये कहता है। इस प्रकार से यहाँ 3 सूत्र हैं और तीनों ही ध्यातव्य हैं। रिहलोणित, अचोणित, चजोह कु घृणयतोह। तो इसलिए इन तीनों को याद रखेंगे। हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चररशिप। उदाहरण जो भी दिए हैं उनसे मिला लीजिए। उदाहरण नंबर 1 है क्री धातु है। क्री धातु ऋकारांत धातु है। इससे णित प्रत्यय होता है भाववाच्य या कर्मवाच्य में, और जो क्री की री है इसे अचोंडित द्वारा आदि वृद्धि हो जाती है, तो री को वृद्धि होकर आर होता है और यह आर के साथ जुड़ जाता है। चूंकि बाद में अगर व्यंजन है तो व्यंजन परे रहते रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाता है जलतुंबिका न्याय से, तो बन जाता है कार्य। अब ये कार्य शब्द निष्पन्न होता है, फिर चाहे पुल्लिंग में, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे नपुंसकलिंग में, जिसमें भी लगाना चाहें। इसलिए कि कर्म के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, या भाव के अनुसार नपुंसक लिंग का प्रयोग अक्सर होता है।
तो इसलिए कार्य पुल्लिंग में, कार्य स्त्रीलिंग में और कार्यम नपुंसक लिंग में इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से अन्य तमाम सारे प्रत्यय हैं। दूसरा उदाहरण है हरि धातु से णेत प्रत्यय। तो जब हरि से लगा तो हरि भी ऋकारांत धातु है और इससे णेत प्रत्यय लगा तो यहाँ हरि के री को आर हो गया और जल तुम्बिकान न्याय से यह के ऊपर चला गया तो हो गया हार्यम। तो रिहलोणियत से णेत लगा और अचौड़ से आदि अच की वृद्धि हो गई तो बन गया हार्यम। कार्यम माने करना चाहिए, तो उसके द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए या उसके द्वारा जो भी जहां भी लगेगा यह आदि अच की वृद्धि करेगा। इसी प्रकार से हार्यम माने हरण करने योग्य या हरण करना चाहिए। ध्रुवी धातु से णेत प्रत्यय लगा तो वही स्थिति यहाँ भी हुई, माने री को आर हो गया, कोई विशेष अंतर नहीं है, हो गया धार्यम। तो कार्यम, धार्यम, हार्यम, चार्यम ये तमाम सारे शब्द बनते हैं विचार्यम। ध्यातव्य है कि विचार्य और विचार्यम दोनों में अंतर है। सामान्यतया लोग नहीं समझ पाते और अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विचार में लग प्रत्यय है विचार करके। अब विचार्यम अगर मन लग गया तो माने विचार करने योग्य है या विचार करना चाहिए, तो वहां पर णेत प्रत्यय है। इसलिए कि चर धातु से णेत लगा बना चार्यम, उपसर्ग आपने लगा दिया तो विचार्यम माने विशेषण चार्यम इति विचार्यम। तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी तरह से मार्ग्य मृज धातु से ण्यत प्रत्यय लगा और मृज धातु है तो ण्यत का यह लगा, री को आर हो गया। यहाँ पर मृज धातु हलंत धातु है, उसके ऊपर तो रिकारांत धातु से ण्यत लगा, लेकिन चूंकि हल की भी छूट है रिहलुण्यत तो यहाँ हल है मृज में तो हलंत धातु से ण्यत लगा और जब इससे लगा तो री को आर हो गया और जो जय है उसको चजोह कुणी कुघिणीयतो हो, माने बाद में अगर घित या णित प्रत्यय है तो माने णित प्रत्यय बाद में दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ चजोह माने च और ज के स्थान पर क्रमशः क ग हो जाए तो यहाँ ज है लिहाजा ग हो गया तो बन गया मार्ग्य। मार्ग्य माने खोजा जाना चाहिए, खोजे जाने योग्य, स्नान करने योग्य, इस अर्थ में भी आता है। तमृज मेणत लगा मार्ग्य। इसी तरह से भुज धातु है और उसमें वेणत लगा तो बन गया, यहाँ जो जय है इसके स्थान पर चजोह को घृणीतो हो से यहाँ पर जय की जगह पर ग आ जाना चाहिए जैसे मार्ग्य में आया है। और यहाँ जो भुज का ऊ है इस ऊ के जगह पर ओ हो जाएगा तो इसलिए उपधा में है ये, तो उपधा में होने के कारण यहाँ गुणादेश हो जाएगा तो बन जाएगा भोग्यम। तो यहाँ भुज धात जो रक्षा करने के अर्थ में आती है उससे चजोह को घृणीयतो सूत्र के द्वारा जय के स्थान पर ग हो जाएगा और गुणादेश होकर के यत लग जाएगा तो बन जाएगा भोग्यम। तो यहाँ भोग्य भोग्या भोग्यम वीर भोग्या वसुंधरा, तो यहाँ उसी का है भोग्या शब्द ऋणत प्रत्यय है उसमें। तो वीर भोग्या वसुंधरा माने पृथ्वी वीरों के द्वारा रक्षणीय है, रक्षा उसकी की जानी चाहिए। तो इसलिए वहाँ कर्मवाच्य में उसका प्रयोग दर्शाया गया है। भोग्या में यही किणत प्रत्यय लगा है। अब ध्यातव्य है कि एक में तो भोग्यम है लेकिन वही भुज धात जब खाने के अर्थ में आवे रक्षा करने के अर्थ में नहीं आवे, क्योंकि दोनों ही अर्थों में आती है। इसलिए अगर रक्षा करने के अर्थ के बजाय भोजन करने के अर्थ में आवे तब ऐसा नहीं होगा। अर्थात तब तजोह को घृणीयतो माने घित और णित प्रत्यय पर ही रहते, वहाँ च जय के स्थान पर कवर्ग अर्थात क ग क्रमशः हो जाते हैं, यह बात लागू नहीं होगी। तब फिर वह ज्यों का त्यों बना रहेगा, किंतु यह बात सूत्र में नहीं है। सूत्र में नहीं है किंतु भाषा में प्रचलन है। तो भाषा में प्रचलन है इसलिए इसको निपातन से मान लेते हैं। भाषा में गिर पड़ा है अर्थात भाषा में प्रचलित हो गया है तो अभी एक कानून है, माने निपातन भी एक नियम है। क्योंकि यदि निपातन बहुत
हजारों वर्षों पहले ही हुआ है और हर एक ग्रंथों में उसका प्रयोग है, तो फिर वह निपातित शब्द है और ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग भी किया जाना चाहिए और वह निश्चित रूप से व्याकरण सम्मत कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो इसलिए भोज्यम माने खाने योग्य और भोग्यम माने रक्षा करने योग्य, ये हो गया। एक में चजोह को घृणीय तो हो लागू हुआ, अब भोज्यम में लागू नहीं हुआ। इसी प्रकार से री धातु है, री धातु से नियत प्रत्यय आता है। री धातु से आता है री अभिप्राय धातु से जब नियत प्रत्यय आया तो री को आरादेश हो गया, नियत का यह लग गया, तो यहां हो गया आर्य, आर्य शब्द बन गया। आर्य है विशेष रूप से प्रचलन में भी है, अभिप्राय योग्य है। अब यह आर्य शब्द आजकल संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने लगा है, सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होने लगा है। किसी विशिष्ट व्यक्ति को आर्य शब्द से संबोधित किया जाता है। यही आर्य शब्द जब री में वृद्धि के बजाय गुण दिखाई पड़े तो जान जाइए कि यह नियत के बजाय यत प्रत्यय वाला शब्द है, तब फिर वहां आर्य के बजाय अर्यः का प्रयोग स्वीकार करें। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, इसको लिख दिया गया है अर्यः कोष्ठक में यत। तो इसलिए ज्यादातर यदि वहां कोई विशेष स्थिति नहीं है तो हर एक विधान अपने अनुसार सटीक बैठाए गए, माने कहाँ पर वृद्धि होगी, कहाँ पर गुणादेश होगा, किन किन स्थितियों में वह होगा, ये सारी बातें स्पष्टतया बताई गई। वैसे ये आरंभ में ही बताया जा चुका है कि क्वचित विधानम क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद प्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव और विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। कहा है क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं पर इसका सही प्रवर्तन होता है, अब क्वचिद प्रवृत्ति ही, कहीं पर इसका प्रवर्तन नहीं होता। पर नियम तो बनाया गया है परंतु वहाँ प्रवर्तन नहीं है। जैसे यहाँ भी आप देख ही रहे हैं कि प्रवर्तन नहीं है, चजोह को घृणीय तो ये नहीं कि इसको उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हो रहा है भाषा में, अतः कैसे फेंक देंगे। तो फिर वहाँ पर निपातन भी एक कानून है। तो इसलिए विधेय विधान, जो भाषा का विधान है वह बहुत प्रकार से समीक्षित होना चाहिए, उसको समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रत्यय का प्रकरण अपेक्षाकृत क्लिष्ट होता है और तमाम सारे लोग इससे पलायन करते हैं और कहते घूमते हैं कि प्रत्यय तो नहीं समझ में आता, अरे भाई बड़ा कठिन है प्रत्यय। तो इसलिए कठिन कुछ नहीं है, लेकिन आपकी रेगुलरिटी की आवश्यकता है। अगर आप केवल आनंद मजा लेना चाहते हैं तो आनंद लेने से आपका व्याकरण कभी भी समृद्ध नहीं होगा। इसलिए कि ये विषय हृदय प्रधान के बजाय बुद्धि प्रधान ज्यादा है। तो इसलिए आपको पहले सशक्त होना होगा, अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि केवल हम गाने बजाने का आनंद लेंगे। तो इसलिए उससे हट करके सीखने की प्रवृत्ति बनानी होगी और तब जाकर के जब लगातार 6 महीने का अभ्यास करेंगे तब जाकर के विभिन्न प्रकरण आपके उपयुक्त रूप में बैठ पाएंगे। एक एक दिन का गैप करके, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो भेज सकता हूँ, इसलिए बीच बीच में कौन से शब्द अशुद्ध हैं कौन से शुद्ध हैं उनको भी दिखा रहे हैं, कौन से अनुवाद शुद्ध हैं कौन से अनुवाद अशुद्ध हैं उनको भी दिखा रहे हैं। तो इसलिए अनुवाद के माध्यम से, शुद्ध अशुद्ध के माध्यम से, अपनी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट उसके माध्यम से, आजकल प्रतिदिन एक एक वीडियो भेज रहे हैं, सामने लाइव आ रहे हैं फेसबुक पर, क्योंकि अभी यूट्यूब से लाइव होने योग्य घंटे नहीं हो पाए, कम हैं, इसलिए उस पर लाइव हो रहे हैं। उसमें 1 घंटा बराबर दीजिए और उस पर सवाल लिखते जाइए जो जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ जो बोलने योग्य विषय हैं, एक एक कवि पर सारा संस्कृत साहित्य का इतिहास क्रमा अनुरूप वहाँ उठाते जा रहे हैं। तो वहाँ आप प्रसंग प्राप्त प्रश्न भी पूछिए और उसको हृदयंगम करके दिमाग में बैठाइए,
यहाँ आप YouTube चैनल पर बराबर व्याकरण के विषयों को अवगाहित करिए। यहाँ जो नहीं समझ में आ रहे हैं आप YouTube पर टिप्पणी करिए। जो जो विद्यार्थी टिप्पणी कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका हम बराबर वही उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए व्याकरण का कोई न कोई हिस्सा प्रतिदिन जा रहा है। अब इसका आप लाभ कितना उठा पाते हैं यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षार्थी तो अभी उस समझ को ही नहीं विकसित कर पाए हैं, क्योंकि जब तक एक बार दो बार लड़खड़ाते नहीं तब तक समझ विकसित होती नहीं। व्याकरण जान लीजिए, बिल्कुल बैठा लीजिए कि कभी भी आपके हास परिहास और आनंद लेने भर से आने वाला नहीं है। गलत ढंग से कोई समझा दे आपको और हंसी हंसा दे तो इसलिए आप हंस करके यदि वह पैमाना तैयार कर लेते हैं, कानून बना लेते हैं कि हंसना ही विद्या है, उसी से हम ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, तो फिर ये आपका कानून हो सकता है आपको काम कर दे। पर मेरे हिसाब से चलने के लिए आपको 6 महीने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, संकल्पबद्ध होना होगा। साहित्य का सहारा, मौखिक बोलकर के पढ़ने का सहारा आप उससे 4 बजे से 5 बजे के बीच जब 1 घंटे का आपका वह लाइव आ रहा है उस पर फेसबुक पर, तो वहाँ पर देखें। और एक वीडियो दिन भर में 24 घंटे में एक वीडियो भेज दिया जाता है व्याकरण का, उसको YouTube चैनल पर देखें। तो इस प्रकार से साहित्य और व्याकरण दोनों बराबर आपके सशक्त होते जाएंगे और जहाँ जो समस्या आएगी वहाँ उसका निराकरण हो जाएगा। आप इकट्ठे जल्दी शब्द नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको अगर 300-400 शब्द दे देंगे जो अक्सर प्रयुक्त होते हैं किंतु वे अशुद्ध हैं, तो आप उनका शुद्ध रूप भी जानने रहेंगे और परीक्षा में आपसे वो समस्या आपके सामने नहीं आएगी, तुरंत आपका सवाल तो सवाल सही हो जाएगा। फिर आप अनुवाद रोज करते हैं लेकिन वो गलत हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर रोज गलत अनुवादों को जो प्रचलित हैं या भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं उनको हम रोज 10, 12, 15 बताएंगे, हर एक तीसरे चौथे भी आता रहेगा, तो भी अगर आप ऐसे अनुवादों को 200-250 जान गए तो फिर आपका कल्याण उस माध्यम से भी हो जाएगा। इसलिए इन माध्यमों को पकड़िए और जो प्रत्यय के प्रयोग हैं या कारक के प्रयोग हैं चल रहे हैं, क्योंकि एक साथ व्याकरण के 4 पक्ष हैं, इसलिए इकट्ठा हम कोई भी प्रकरण चाहे वो प्रत्यय का हो चाहे कारक का हो पढ़ाना भी उचित नहीं समझते। इसलिए व्याकरण है वो क्षणे लुप्तम, क्षण भर में लुप्त होता है। इसलिए इकट्ठा 5 दिन का खुराक आपके सामने रख दिया जाए तो आप नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए उसको जितना दिन भर में खिलाया जा सकता है उतना ही खिलाए जाने का प्रयास उचित प्रतीत होता है। इस आधार पर उतने उदाहरण बता दिए जाते हैं, उस प्रत्यय की विशेषता बता दी जाती है। अब आप स्वयं तुलना कर लीजिए कि इसका यत् से क्या अंतर है, इसका क्यप से क्या अंतर है, क्योंकि कृत्य प्रक्रिया प्रत्यय में यह जिनमें शेष रहता है ऐसे 3 ही प्रत्यय हैं। तो उन तीनों प्रत्ययों में बता दीजिए कि क्या अंतर है। यत् प्रत्यय होता है जिसमें आदि यच की वृद्धि नहीं होती किंतु गुण का आदेश होता है। तो गुण का आदेश जैसे ची धातु है तो ची में यत् का यह लगता है तो चेयम बन जाता है, तो इसलिए कि ई को ए हो जाता है। और यहाँ आदि यच की वृद्धि दिखाई पड़ती है, फिर यहाँ केवल री नामक स्वर ही अंत में रहता है, वहाँ ऐसा नहीं रहता। वहाँ तो तमाम प्रकार के स्वर देखे जाते हैं, अचोयत कहा जाता है वहाँ के सूत्र, माने स्वरों से यत् प्रत्यय होता है। अब जो खास खास सूत्र हैं प्रत्यय लगने वाले, उन प्रत्यय विधायी सूत्रों का भी अवलोकन किए रहें कि वहाँ अचोयत सूत्र से यत् प्रत्यय लगाया गया है स्वरांत धातुओं से। तो इस प्रकार से यत् प्रत्यय में ये विशेषता होती है। और जो क्यप प्रत्यय होता है उसमें तुक का आगम भी हो जाता है। कहाँ होता है? जो ह्रस्व स्वर से अंत होने वाली धातुएं हैं वहीं होता है। ह्रस्व से पीति कृति तो किन धातुओं से उसे पढ़ा गया है तुक का आगम। एतुस्तुषासु पृथ्वीजुषः क्यप, ये सूत्र आया हुआ है। माने एतिस्तुषासु वृद्धजुषः क्यप, तो इन धातुओं के बाद क्यप प्रत्यय का प्रयोग कराया गया है। तो अब जो क्यप प्रत्यय है उसमें न तो गुणादेश रहता है और न ही वृद्धि रहती है, तो यह अंतर है। और जब आप ण्यत् प्रत्यय में आते हैं तो ण्यत् प्रत्यय में देख लेते हैं कि यहाँ गुणादेश नहीं रहता और न ही गुणादेश
निषेध रहता, वृद्धि का निषेध रहता है, बल्कि यहाँ वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बढ़ोतरी माने आदि यच की वृद्धि हो जाती है। तो आदि यच की वृद्धि होती है, किंतु यहाँ उसका निषेध दिखाई नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से कहाँ कौन सी स्थितियां तीनों में हैं, उनका अवलोकन आवश्यक होता है। यही प्रत्यय से निष्कर्ष निकलता है। माने यहाँ आप प्रत्यय को पढ़िए, इसके गुणधर्म को पढ़िए, ये कैसे संयुक्त किए जाते हैं, इनकी प्रक्रिया को देखिए। कि सामान्य विशेषता जवाब इसको 4 बार 5 बार, अगले दिन वाली चीज देखनी है, उसके पहले इसको 5 बार पढ़ डालिए, तब अगले वाले प्रत्यय से उसका मिलान कीजिए। जब आप इस प्रत्यय को एक प्रत्यय को पढ़ने लगिए, इसके पीछे वालों को जरूर देखिए, देख कर तब आगे बढ़िए। देखिए कैसे नहीं मस्तिष्क में बैठ जाता। तो इसलिए देखिए थोड़ा संघर्ष करिए, रगड़ करिए, तब जाकर के बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो इसलिए इसके पहले आने वाला जो यत् प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, इसके करीब भी है और इससे पृथक भी है। तो इसलिए इन दोनों ही स्थितियों को जानना आपके लिए परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो कृत्य प्रक्रिया के प्रत्यय हैं, तब्यम च तब्यतं चैवा नियर केलि मनु तथा यतम क्यपम णितम चापि सप्तकृत्यान सप्त प्रचक्षते, इन 7 में से 5 लोक में प्रचलित हैं। तो इसलिए इन 5 को बता दिया गया। अब इसके बाद जो कृत्य प्रत्यय प्रकरण है, ये मूल प्रकरण है। इसके जो 4 भाग हैं, पहला है कृत्य प्रक्रिया, दूसरा है पूर्वकृत, तीसरा है उणादि, चौथा है उत्तरकृत। अब उसमें हम कृत प्रत्यय प्रकरण के दूसरे भाग माने कृत्य प्रक्रिया के बाद वाला भाग, जिसका नाम है पूर्वकृत प्रत्यय, उस पर आएंगे, उस पर संचरण करेंगे और उसमें आने वाले, उसके अंतर्गत आने वाले तमाम प्रत्ययों पर विमर्श करेंगे। तो इसलिए ये जो अभी तक बताए गए हैं, इनको बार बार बुद्धि में बैठाइए, इनको हृदयंगम कीजिए, ताकि ये पलायन न करने पाए। और इंतजार कीजिए कि आगे हम मिलें तो पूर्वकृत प्रत्यय के साथ मिले, जहाँ हड़ुल त्रिचौ माने हड़ुल प्रत्यय और त्रिश प्रत्यय कहा गया है। तो एक एक प्रत्यय करके विभिन्न उद्धरणों के साथ वे पुष्टित होते चलें। और आपका कर्तव्य ये है कि जब आप साहित्य पढ़ें तो साहित्य के प्रयोगों में आने वाले जो शब्द हैं, उनका निर्वचन जरूर करें। केवल गाने बजाने और हंस ले करके शांत हो जाने पर विश्वास न करें, क्योंकि वह गलत प्रक्रिया है। तो इसलिए उसके साथ साथ निर्वचन बिना जाने, बिना व्याकरण पक्ष जाने आपको साहित्य अवबुद्ध नहीं होगा, सिवाय गाने के। तो इसलिए इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दें और प्रतीक्षा करें आगे के प्रकरण की। इन्हीं शब्दों के साथ समय सापेक्ष वाणी को विराम। धन्यवाद।